नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी और ये शो हर रोज हम शाम को लेकर आते हैं ताकि हर तरीके से आपकी मदद कर सकें। अगर आपने अब तक निवेश नहीं किया है तो कीजिए। ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं कंफ्यूज हैं, कहीं अटक गए हैं तो योर मनी हर कदम पर आपकी मदद के लिए तैयार है। आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आज हमारे साथ मनी फ्रंट के को फाउंडर सीईओ मोहित गैंग मौजूद हैं। मोहित से बातचीत करने से पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इस शो में शामिल हो सकते हैं और अपनी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं। तो व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप yourmoney@nwt.com हमारी ईमेल आईडी पर अपने सवाल भेज सकते हैं और साथ ही फेसबुक, ट्विटर पर ये शो जा रहा है। आप अपने क्वेश्चंस #AskAwaz लिखकर हमें पहुंचा सकते हैं। तो ये तो रहा तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। मोहित गैंग हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। मोहित नमस्कार, स्वागत है आपका। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस, इसलिए बिना देरी किए ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करने की कोशिश करेंगे। और जो पहले कॉलर भी हैं इनफैक्ट मोहित के साथ साथ, वो भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं रांची से। तो बात करते हैं आदित्य से। आदित्य, गुड इवनिंग। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, क्या जानना चाहते हैं? गुड इवनिंग आप दोनों को। मैं आदित्य रांची से बात कर रहा हूँ। मेरी एज 30 साल है। मैंने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है। मैं पिछले 2 सालों से इन्वेस्ट कर रहा हूँ SIP के जरिए और मैंने करीब 6 लाख के करीब का अभी तक कॉर्पस जमा हो गया है। मंथली मेरी 10,000 की SIP जाती है अलग अलग फंडों में और मेरा अभी से 25 साल के करीब का मैं प्लान कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि 5 करोड़ के आसपास का अगर कॉर्पस जमा हो जाए। इसके अलावा मेरी इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस और करीब 20 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मेरी फैमिली की हुई है। तो मैं जानना चाहूँगा एक्सपर्ट से कि फंड कैसा है, इसमें किसी तरह का बदलाव की जरूरत है या नहीं है। साथ ही साथ जो मोतीलाल ओसवाल का एक मोमेंटम 500 आया है वो कैसा फंड है, उसके जाने। ओके, तो आपने सुना मोहित इनका पूरा सवाल। 10,000 की SIP चल रही है, अभी फिलहाल 6 लाख इकट्ठा कर चुके हैं। ये 25 साल का लक्ष्य है, 5 करोड़ का टारगेट। ऑलरेडी जो फंड्स हैं इनके पास, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, एडलवाइज इंडिया फ्लेक्सी कैप और HSBC स्मॉल कैप है, जहां पर 2 से 3,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ मोमेंटम 50 जो फंड है मोतीलाल ओसवाल का, उस पर भी आपकी राय लेना चाहते हैं नए इंक्लूजन के हिसाब से। बताइए आपके सजेशन इनके पोर्टफोलियो पर। जी, सबसे पहली बात तो आदित्य जी, ये एक अच्छी बात है कि आपके पास में 25 साल की समय अवधि है, जो कि काफ़ी अच्छा टेनर है मैं कहूँगा। तो इस साल में आप काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स अक्रू कर सकते हैं कंपाउंडिंग के। तो देखिए, जहाँ तक 5 करोड़ के कॉर्पस का सवाल है आदित्य, 25 साल का अगर मैं टारगेट लेता हूँ तो आपको करीब 26,600 रुपये के आसपास की SIP करनी होगी इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। यहाँ पर मैंने 12% की रेट अज्यूम करी है। आपकी जो फिलहाल 10,000 की SIP है वो करीब करीब आपको 1,90,00,000 का कॉर्पस इकट्ठा करके देगी। तो वहां पर आप इतने लक्ष्य तक तो पहुंच जाएंगे और जो आपका 6 लाख का ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ पोर्टफोलियो है वो करीब 96 लाख के आसपास, 96 लाख के आसपास का कॉर्पस आपको इकट्ठा करके देगा। तो करीब करीब 2.85 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आप जमा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा अजम्पशन 12% का रहेगा आपके पोर्टफोलियो की इंक्रीमेंटल रेट पर। तो ये तो हुई बात आपके लक्ष्य की। अब आपका पोर्टफोलियो का जहां तक सवाल है आदित्य, यहाँ पर आपने थोड़े से मिड और स्मॉल कैप फंड ले रखे हैं और एक फ्लेक्सी कैप फंड ले रखा है और आप एक मोमेंटम फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं। देखिए, मेरी राय सभी निवेशकों से रहती है कि अगर आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म है, अग्रेसिव है, तो आप जरूर अपने पोर्टफोलियो में मोमेंटम फंड को शामिल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिंग स्टाइल है और एक अच्छा फैक्टर बेस्ड फंड है। इसे हम स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। तो ये पैसिव स्ट्रैटेजी है, पैसिव फंड होगा, बट इसमें मोमेंटम के ऊपर प्ले होगा। यानी जो शेयर अच्छा कर रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जिनकी प्राइस स्पीड काफी हो रही है, वहीं पर आप ज्यादा निवेश करेंगे। तो अच्छा फंड है, निवेश कर सकते हैं लंबी अवधि के लिए। एक छोटी सी राय देना चाहूंगा कि अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप को जरूर शामिल करिए। एक प्योर लार्ज कैप निफ्टी इंडेक्स या निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लीजिए। बाकी सब परफेक्ट है। ओके, चलिए, तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के हिसाब से आप लगभग 3 करोड़ का राशि इकट्ठा कर लेंगे। गोल को हासिल करना है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज करनी होंगी। 26,600 की आपको SIP लगेगी। बाकी रही आपके पोर्टफोलियो के बाद, तो आपको कुछ फंड सजेस्ट किए गए हैं जिसमें ICICI ब्लू चिप फंड, UTI निफ्टी इंडेक्स फंड ये शामिल हैं, जहां आप एक्सपोजर ले सकते हैं। प्रतीक से बात कर सकते हैं। प्रतीक हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से सवाल पूछने के लिए। प्रतीक नमस्कार, बताइए
क्या क्वेश्चन है आपका, क्या जानना चाहते हैं? मैंने ना मेरा पोर्टफोलियो शेयर किया है, उसमें मैं पिछले 6 मंथ से मैं इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया है अराउंड जनवरी फरवरी से। एंड अभी मेरा पोर्टफोलियो जो है वो अराउंड 3 लाख रुपीज का है। उसमें क्या है, मेरे किसी के सजेशन से 2 थीमेटिक फंड है, एक तो ICICI इनोवेशन एंड एक टाटा रिसोर्सेस एनर्जी, और उसमें दोनों में मेरा अभी 5,000 रुपीज का SIP चल रहा है। नेक्स्ट 2 मेरा ELSS फंड है, एक टाटा एंड एक ICICI में, तो वो भी मैं चेक करना चाहता हूँ कि पूछना चाहता हूँ सर से कि क्या मेरे को ये दोनों फंड्स के साथ कंटिन्यू करना चाहिए, ICICI और टाटा का ELSS में, और थीमेटिक के रिगार्डिंग में क्या करना चाहिए मुझे आगे। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। इनका पोर्टफोलियो की डिटेल्स आपके पास भी हैं मोहित। इनके पोर्टफोलियो की वैल्यू लगभग 3 लाख है, 19,000 की SIP चल रही है, 20 इयर्स का होराइजन है, सालाना 5 से 10% का स्टेप अप भी प्लान कर रहे हैं। बाकी फंड्स की डिटेल आपके पास है, पर मंथ वाली भी, और साथ ही साथ कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने की हुई है, जिसमें टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी और ICICI प्रू इनोवेशन फंड शामिल है। पोर्टफोलियो देखें तो ICICI प्रू मैन्युफैक्चरिंग, टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी, ICICI प्रू ELSS, टाटा ELSS टैक्स सेवर, कोटक मल्टीकैप और निप्पॉन इंडिया मल्टीकैप है, जहां पर 1,000 से लेकर 5,000 की SIP इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में चल रही है। क्या सजेशन? जी तो देखिए प्रतीक जी, सबसे पहली बात तो अगर आप 10% का स्टेप अप करेंगे तो आप करीब करीब 4 करोड़ की रकम इकट्ठी कर पाएंगे। आपने जो समय अवधि बताई है 12% की रेट को अगर मैं अज्यूम करूँ तो ये तो हुई आपकी पहली बात। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा स्टेप अप SIP को करने की कोशिश करिए। अब दूसरी बात आपके पोर्टफोलियो की, तो देखिए पोर्टफोलियो में जहां तक हो सके प्रतीक जी, सबसे पहले जब आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो कोशिश करिए कि जितना सेक्टोरल और थीमेटिक को अवॉइड कर सके करिए। पहले एक बेसिक पोर्टफोलियो इकट्ठा करिए। आपने जैसा बताया कि अभी 6 ही महीने हुए हैं आपको शुरुआत किए हुए, तो शुरुआती समय में एक अच्छा लार्ज, एक अच्छा मिड, एक स्मॉल कैप फंड और एक फ्लेक्सी या मल्टी कैप फंड काफी होता है पोर्टफोलियो में, जो कि आपको अच्छा कवरेज दे देता है। तो वहां से आप शुरुआत करिए। पहले उसका बेस जो है, उसका आधार जो है वो अच्छा बनाइए, थोड़ी अच्छी रकम उसमें इकट्ठी करिए। एंड जब आपको थोड़ी समझ और आ जाए, मार्केट के प्रोसेस की, प्रक्रिया की थोड़ी और पकड़ आ जाए, तब आप कभी टैक्टिकल तरीके से सेक्टोरल या थीमेटिक फंड का चुनाव भी कर सकते हैं। शुरुआती तौर में सेक्टोरल थीमेटिक फंड की मैं राय नहीं देता हूं, अनलेस आपके पास कोई बहुत अच्छे एडवाइजर या सलाहकार है जिन्होंने आपको बोला है इन फंड्स को शामिल करने के लिए। तो कोशिश करिए कि इनकी जो SIP है उसे मूव कर किसी अच्छे मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड में शिफ्ट कर दीजिए। और जहां तक आई थिंक ELSS का सवाल है, आपने 2 ELSS ले रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, जिसकी आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी हालत में आपको ELSS अगर करना है, ATC के अंदर में टैक्स बचाना है, तो आपको एक ELSS बहुत है। आप दोनों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और वो भी देखिए कि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है या न्यू टैक्स रिजीम में है। अगर ओल्ड में है तभी ELSS करिए, अदरवाइज ELSS को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और उसको भी कंसोलिडेट कर किसी एक में करिए। आप चाहें तो ICICI ELSS को कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई गई है। 28 लाख के आसपास का आप कॉर्पोरेट एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से इकट्ठा कर सकेंगे। और रही बात कि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए और पोर्टफोलियो को लेकर जो बताया है आपको मोहित है, वो चेंजेस आप नोट कीजिए। सेक्टोरल जो थीम्स होती हैं, जो थीमेटिक थीम होती हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। यूजुअली हम सभी व्यूअर्स को, हमारे गेस्ट यही सलाह देते हैं, लार्ज कैप मिड कैप कैटेगरी के फंड्स एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही बनाकर आप रखें। रही बात ELSS स्कीम की, तो पूरी जानकारी आपको दी गई है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में है तो ही ELSS का बेनिफिट आपको मिलेगा। NPS इमरजेंसी फंड जो आपके पास हैं, उनमें आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करके चल सकते हैं। बात करते हैं अगले कॉलर से। वी पोद्दार कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। पोद्दार साहब नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, जी नमस्कार। मेरा एक्चुअली सवाल था कि जो मैंने पोर्टफोलियो शेयर किया है वो सही है या फिर उसमें कोई चेंजेस की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, सब चीज बताएं तो। ओके, तो जो डिटेल्स आपने बताई हैं, 30,000 पर मंथ की आपकी SIP चल रही है। 2 महीने पहले ही आपने ये शुरुआत की है और 8 साल में 50 से 60 लाख का आपका लक्ष्य है। तो 8 इयर्स में क्या ये टारगेट आप हासिल कर सकेंगे इस SIP से या फिर नहीं? ओल्ड टैक्स रिजीम इनके पास है। इनके मैं फंड्स बता देती हूँ पोद्दार साहब के, जिसमें मरे एसेट लार्ज मिड कैप है 4,000 पर मंथ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, कोटक इमर्जिंग इक्विटी। तो ये 4 तो ऐसे फंड्स हैं जहां पर 4-4 हज़ार रुपये हर फंड में डाल रहे हैं।
इसके बाद बात करते हैं टाटा स्मॉल कैप, कोटक मल्टी कैप, पराग पारिक ELSS और ICICI प्रू ब्लू चिप। इन 4 फंड्स में 3-3 हज़ार ईच डाल रहे हैं। और एक और फंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, यहाँ 2,000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट इनकी जारी है। तो 9 फंड्स हैं इनके पास पूरे पोर्टफोलियो में, जिसमें इंडेक्स, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, ब्लू चिप कैटेगरी शामिल है। तो बताइए इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा लगा आपको, प्लस कितना कॉर्पस ये इकट्ठा कर सकेंगे, और अगर अपने गोल को हासिल करना है तो कितना और डिप्लॉय करेंगे? जी तो देखिए पोदार जी, आप 8 साल की आपकी समय अवधि है। थोड़ी सी छोटी समय अवधि है, आप चाहें तो इसे थोड़ा बढ़ाएंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बट 8 साल के लिहाज से अगर मैं देखूं तो 30,000 रुपये की मंथली SIP कुछ 12% की दर से आपका 48 लाख रुपए का पोर्टफोलियो जमा हो जाएगा। इस SIP को अगर आप 5% से स्टेप अप करेंगे तो आपकी जमा राशि कुछ 56 लाख के आसपास हो जाएगी, बट अगर आप समय अवधि को बढ़ाएंगे तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो रहे आपके लक्ष्य की बात। दूसरी बात, आपके पोर्टफोलियो पर तो थोड़ी मुझे लग रहा है कि स्कीम्स आपने ज़्यादा ले ली है, बट देखिए अभी भी आप 10 स्कीम के अंदर हैं तब तक ठीक है। इतना भी कुछ क्या बोलते हैं रेड अलर्ट या रेड फ्लैग नहीं है वहाँ पर। यहाँ पर आपकी स्कीम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, तो मुझे कहीं किसी स्कीम में कुछ खराबी नहीं दिखी। आपके पास में कोटक की 2 स्कीम्स हैं, मल्टी कैप है, इमर्जिंग इक्विटी है जो कि एक मिड कैप फंड है, जिनका दोनों का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। निपॉन का आपके पास में स्मॉल कैप और टाटा का आपके पास में स्मॉल कैप फंड है, दोनों ही बेहतरीन स्मॉल कैप फंड्स हैं। आपने कोई प्योर लार्ज कैप फंड एक ही है आपके पास में, जो है प्रू ICICI ब्लू चिप फंड, जो भी काफ़ी अच्छा फंड है, पर यहाँ पर आपकी SIP 3,000 रुपये की है। तो मेरी राय एक ही रहेगी कि सॉरी, आपके पास में निफ्टी नेक्स्ट 50 भी है SBI का, जो कि बहुत अच्छा फंड है। आई थिंक आपके सारे स्कीम्स के अंदर में मुझे निफ्टी नेक्स्ट 50 का चुनाव सबसे अच्छा लगा, जो कि काफ़ी अच्छी SIP आपने वहाँ पर सेट कर रखी है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं पर भी आपने कोई कम ज़्यादा स्कीम नहीं ले रखी है। आपके पास सारे ही सेक्टर का एलोकेशन है, मिड, स्मॉल, पैसिव, एक्टिव, लार्ज, फ्लेक्सी, मल्टी, आपने सब कवर कर रखा है। आप कभी चाहें आगे तो थोड़ा सा पैसिव का एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा सकते हैं। आप एक मोमेंटम स्ट्रेटजी का फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करिए। यहाँ पर अगर आप चाहें तो UTI मोमेंटम 200 इंडेक्स, निफ्टी 200 मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड अपने पोर्टफोलियो में ले सकते हैं। थोड़ा सा अग्रेसिव स्वरूप का फंड है, बट 8 से 10 साल के लिहाज से काफी अच्छा रहेगा आपके पोर्टफोलियो। ओके, चलिए, तो ये सलाह आपके पोर्टफोलियो को लेकर दी गई है। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो आपका सही है, थोड़े फंड ज़्यादा हैं बट ठीक है, आप होल्ड कर सकते हैं, बट केयरफुल रहें और फंड्स का एडिशन आप ना करें। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ। रही बात गोल की, तो 48 लाख का एक्यूमुलेशन आप कर पाएंगे एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से, लेकिन अगर आपको अपना गोल हासिल करना है तो 5% सालाना इंक्रीज कीजिए अपने इस पोर्टफोलियो में अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को, और तब आप अपने गोल को आसानी से हासिल कर सकेंगे। चलिए, ये तो राय रही वी पोदार के लिए। रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो कुछ और क्वेरीज लेंगे। मोहित गैंग हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी, और आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए हमारे साथ मोहित गांग मौजूद हैं। बात करते हैं आपकी और क्वेरीज की, और सवाल पूछने के लिए अब हमारे साथ हैं नंद किशोर ओडिशा से। नंद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैं 6 साल से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहा हूँ। मेरा मंथली SIP 11,000 है और मेरा गोल है टू अचीव 3 करोड़ बाय इन द नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो भेजा है, तो इस जो फंड है वो सही है या उसमें कुछ बदलाव करना जरूरी है या कुछ स्टेप अप अमाउंट करना पड़ेगा टू अचीव माय गोल? अभी आपका पोर्टफोलियो कितने रुपए का हो चुका है, कितना वैल्यू है? अभी 22 लाख। 22 लाख का पोर्टफोलियो है, 11,000 की SIP चल रही है, और 20 साल में इनका जो टारगेट है वो है लगभग 3 करोड़ का पोर्टफोलियो। मैं इनका एक बार बता देती हूँ। HSBC स्मॉल कैप 3,000 पर मंथ, साथ ही इनके पास है SBI ब्लू चिप 2,000 पर मंथ, HDFC मिड कैप में 2,000 रुपये महीने का निवेश, बंधन कोर इक्विटी 2,000 पर मंथ, और आदित्य बिरला फ्लेक्सी कैप में 2,000 पर मंथ। बताइए इनके लिए सजेशन क्या रहेगा? जी तो नंद किशोर जी, जहाँ तक बात है आपके लक्ष्य की, आपका लक्ष्य है 3 करोड़ हासिल करना, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे।
तो 11,000 रुपये की एसआईपी करीब 12% की दर से 1,09,00,000 के आसपास पहुंचेगी, और जो आपका 22 लाख का पोर्टफोलियो ऑलरेडी जमा है वो करीब 2,12,00,000 के आसपास पहुंच जाएगा। तो दोनों मिलाकर आप अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर देंगे। बट मेरी फिर भी आपको सलाह रहेगी कि अगर आप थोड़ा सा अपने एसआईपी को स्टेप अप कर पाएं, जैसा भी हो सके, जितना भी हो सके, तो आप अपने लक्ष्य को या तो जल्दी हासिल कर लेंगे या रकम थोड़ी बड़ी इकट्ठी कर पाएंगे, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, देखिए पोर्टफोलियो में कोई ऐसी आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि एक एक्टिव लार्ज कैप फंड जो कि आपके पास में है एसबीआई ब्लू चिप, उसकी जगह आप चाहें तो एक पैसिव इंडेक्स फंड ले सकते हैं। यहाँ पर आप प्रू आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड का चुनाव कर सकते हैं। मुझे लगता है वो थोड़ी बेटर स्ट्रेटेजी है। एक्टिव एलोकेशन की जगह पोर्टफोलियो में एक पैसिव लार्ज कैप फंड का होना एक लंबे अवधि के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कभी अगर आप एसआईपी बढ़ाना भी चाहें तब भी आप इस फंड का शुमार कर सकते हैं, या फिर आप एसबीआई की एसआईपी को यहाँ पर आप शिफ्ट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपका जो स्कीम सिलेक्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। आप बस उस पर बने रहिए, कायम रहिए, और अपने लक्ष्य को आप ज़रूर हासिल करें। ठीक है, तो आप अपने गोल को हासिल कर पाएंगे। आपका जो पोर्टफोलियो है, जैसे बताया आपको मोहित ने कि आप 11,000 के एसआईपी कर रहे हैं, उस हिसाब से 20 साल में आप जो कॉर्पस है वो 2 करोड़ 2.25 करोड़ के आसपास का इकट्ठा कर लेंगे। 22 लाख जो आपके अब तक इकट्ठा हुए हैं उस पर ये आपको टारगेट बताया गया है। मौजूदा निवेश से आप 20 साल में अपने गोल को हासिल कर सकेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी नजर आ रही है। लेकिन सजेशन आपको दिए गए हैं, निफ्टी आईसीसी प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में आप निवेश करें, और इस फंड को आप अपना जगह दे सकते हैं पोर्टफोलियो में, बाकी आप इन्वेस्टेड रहिए। मुनीश मित्तल है हमारे साथ अगले कॉलर सवाल पूछने के लिए। मुनीश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैडम, मैं नोएडा से बोल रहा हूँ। मैंने आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ आपके साथ। तो 57,000 की एसआईपी में करंटली लगा रहा हूँ। मुझे इस पर पूछना है कि मेरा जो पोर्टफोलियो है इज इट इन द राइट ट्रैक, क्योंकि मुझे अगले 15 साल में 5 करोड़ रुपए एक्यूमुलेट करना है। क्या ये हो सकता है या मुझे रिविजिट करने की जरूरत है? ओके, तो सिर्फ आप 15 साल का गोल लेकर चल रहे हैं। अभी आप जो पोर्टफोलियो, आपकी डिटेल्स तो हमारे पास हैं, लेकिन आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं सो फार, उससे आपका एक्यूमुलेशन कितना हो चुका है? 40 लाख के अराउंड है। 40 लाख के। अच्छा, 40 लाख। तो पोर्टफोलियो वैल्यू 40 लाख से 50,000, हाँ 57,000 पर मंथ इनकी एसआईपी चल रही है। और जैसे इन्होंने बताया 15 इयर्स का इनका टाइम होराइजन है। फिलहाल इनके फंड्स बताएं तो मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप 10,000 पर मंथ, एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज 10,000 पर मंथ है। साथ ही कैन रोबो का स्मॉल कैप में 1,500 पर मंथ, पीजीआई इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 1,500 पर मंथ, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 5,000 पर मंथ, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी मिड कैप, एसबीआई ब्लू चिप, एचडीएफसी डिफेंस फंड, इनमें भी 5,000 ईच डाल रहे हैं। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप 2,000 पर मंथ, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इनका 3,000 पर मंथ है, एसबीआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज 1,000 पर मंथ, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 50, एसबीआई ईएसजी एक्सक्लूजनरी स्ट्रैटेजी और यूटीआई ट्रांस एंड लॉजिस्टिक्स 1,000 ईच इन सभी फंड्स में डाल रहे हैं। तो काफी बड़ा पोर्टफोलियो है मोहित इनका, और इस बड़े पोर्टफोलियो के साथ साथ जो इनका अमाउंट का एलोकेशन है वो भी काफी वेरी करता है। 1,000 से लेकर 10,000 तक इनकी एसआईपी चल रही हैं। बताइए पहले तो इनके पोर्टफोलियो पर आपके रहे, और उसके बाद क्या सजेशन रहेगा इनके गोल पर। बिल्कुल। तो देखिए मुनीश जी, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। जैसा कि दीपाली जी ने भी कहा कि स्पेक्ट्रम और रेंज बहुत ही वाइड है, स्कीम सिलेक्शन की भी और अमाउंट्स की भी। देखिए मेरी राय में एलोकेशन को थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अच्छे से साध कर करिए कि आपको 50% लार्ज फ्लेक्सी में करना है, 30% मिड में करना है और 20% स्मॉल में करना है। तो पहले तो एक स्वरूप दीजिए अपने पूरे पोर्टफोलियो को, और फिर आप फंड्स को शामिल करिए। अगर आपको सेक्टोरल थीमेटिक भी करना है तो पहले एक 20% या 10% का अलग से एलोकेशन निकालिए कि ये मेरा टैक्टिकल एलोकेशन होगा, सेक्टोरल एलोकेशन होगा, और इसके अंदर में ही मैं बनाऊंगा। उसके बाद अपनी एसआईपी की रकम को थोड़ा सा रीबैलेंस, रीजिग करिए और अकॉर्डिंगली ट्वीक करिए। जो 1,000 रुपए की एसआईपी है एक जगह और एक जगह 10,000 रुपए की एसआईपी, दोनों की जब रकम आज से 10 साल बाद बढ़ेगी या इकट्ठी होगी तो बहुत ज्यादा इनके अंदर में डिफरेंस होगा, और 1,000 रुपए की एसआईपी आपके उतने बड़े पोर्टफोलियो में फिर कुछ बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। तो थोड़ा सा रकम का आप मेल करिए, थोड़ी नंबर ऑफ स्कीम्स को कम करिए। बहुत ज्यादा आपने सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स ले रखे हैं, अगेन मेरी राय वही रहेगी कि अनलेस किसी सलाहकार या एडवाइजर ने आपको कहा है
तब तो ठीक है, बट अदरवाइज कुछ कुछ थीमेटिक फंड्स तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है किसी भी पोर्टफोलियो में। अब जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड है, यहाँ पर आप जितने भी दूसरे फंड ले लेंगे मार्केट में, वहां पर आपको सबसे ज्यादा एलोकेशन बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में ही मिलेगा। तो अलग से उसका स्कीम लेना, अनलेस आप बहुत कॉन्फिडेंट है उस थीम पर, तभी करिए, अदरवाइज उसकी आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स, ईएसजी, एक्सक्लूशनरी, ये सारे फंड्स की आवश्यकता नहीं है। किसी भी अच्छे मल्टी कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड में आपको सभी तरह की थीम्स मिल जाएंगी। प्लस आप उन फंड्स को पैसा इसीलिए दे रहे हैं मुनीश जी, कि उनके फंड मैनेजर जो हैं वो सही टाइम पे सही सेक्टर और सही थीम का कॉल ले सके, राइट। तो फिर आप उसे अलग से लेने की कोशिश मत करिए, बिकॉज कॉल लेकर एंट्री करना तो बहुत आसान होता है सेक्टरल और थीमेटिक फंड्स में, बट सही टाइम पर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो कब एग्जिट का टाइम है वो कहना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बहुत बार हमने देखा है कि जो निवेशक होते हैं वो गलत सेक्टर और थीम में फंस जाते हैं और काफी पैसा गवा भी देते हैं। तो थोड़ा वहां से बचिए। कुछ कुछ फंड्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, जैसे पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड है, आपके पास में शायद कैन रोबैको स्मॉल कैप, सॉरी पीजीआई मिड कैप फंड पे पहले राय दे देता हूँ। मेरी राय में आप थोड़ा सा अंडर परफॉर्मिंग फंड है, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। इनफैक्ट अपना एसआईपी बंद करके इसे कंसोलिडेट करिए, कुछ नया स्कीम मत लीजिए। जो एग्जिस्टिंग मिड कैप फंड्स हैं उन्हीं में आप इसका एसआईपी को कंसोलिडेट कर दीजिए। दो और फंड है आपके पोर्टफोलियो में, एसबीआई ब्लू चिप और कैनरा रोबैको स्मॉल कैप फंड। इन्हें भी आप वॉच लिस्ट पर डाल सकते हैं, रिडीम मत करिए, पर एसआईपी को आप बंद कर कर किसी अच्छे लार्ज कैप इंडेक्स फंड में शिफ्ट कर दीजिए, या फिर स्मॉल कैप को आप कंसोलिडेट कर दीजिए। स्कीम्स प्लीज और मत बढ़ाइएगा, इन्हें थोड़ा कम करिए, पोर्टफोलियो को थोड़ा छोटा करिए, अमाउंट्स को थोड़ा यूनिफॉर्म करिए। तो थोड़ा सा अच्छे प्लानिंग की जरूरत है आपको, एक थोड़े से ओवरहॉल की जरूरत है। समय अवधि आपकी काफी अच्छी है। तो जहां तक आपके लक्ष्य का सवाल था, देखिए आप एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मिलाकर और एसआईपी जो आपकी 57,000 की चल रही है, आप करीब करीब 2.5 करोड़ की रकम इकट्ठा कर पाएंगे, आपने जो समय अवधि बताई 10 साल के अंदर में। और जो आपके लड़कियों की मैरिज और एजुकेशन का गोल है, वो भी आप पूरा कर पाएंगे। बट उस गोल को पूरा करने के बाद जो आपका रिटायरमेंट का गोल है, उसमें शायद थोड़ी सी कमी रह जाएगी। तो मेरी राय यही रहेगी कि थोड़ी सी एसआईपी की रकम को आप स्टेप अप करिए ग्रेजुअली, तब सारे ही लक्ष्य आप अपनी आसानी से हासिल कर पाएंगे। अच्छा, ठीक है मोहित। तो एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने बताया है कि सेक्टोरल एलोकेशन को इनको कम करना है, लार्ज कैप कैटेगरी में थोड़ा शिफ्ट करें, लार्ज मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड्स भी ये चुने। तो इनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये कैटेगरीज हैं, तो ये एग्जिस्टिंग फंड्स में ही उस पैसे को स्विच करें या नई कैटेगरीज ऐड करें? आपने इंडेक्स फंड का जिक्र भी किया, तो अगर आप कुछ नेम सजेस्ट कर सकें, क्योंकि बेसिकली पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसोलिडेट करने की जरूरत है। बट क्योंकि जैसे मैंने शुरुआती मेंशन का, इनका जो एलोकेशन अमाउंट है वो भी काफी वेरी करता है, तो उसे एक कैसे ये ठीक कर सकते हैं? अगर आप इनकी मदद कर सके कि हाँ ये 6 फंड्स रखिए और इन 6 फंड्स में आपको इतना इतना अमाउंट ईच ऐड करना है। जी, तो देखिए, अब जैसे इनके पास में कुछ फंड्स हैं, मैं साथ साथ में इनका पोर्टफोलियो देख भी रहा हूं। तो जैसे मिलाय एसेट लार्ज एंड मिड है, एचडीएफसी मिड है, एचडीएफसी फ्लेक्सी है, निपॉन लार्ज है। तो ये सारे बहुत ही अच्छे फंड हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ फंड्स इनके डायरेक्ट और रेगुलर में भी है, मुझे नहीं पता वो कैसे अलग अलग हो गए हैं। तो मेरी एक तो राय ये रहेगी कि उन्हें भी आप कंसोलिडेट करिए। आई अंडरस्टैंड कि जब आप रेगुलर से डायरेक्ट में स्विच करेंगे मुनीश जी, तो आपको एक बार टैक्सेशन का इम्पैक्ट आता है, बट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, अगर आप खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, तो फिर आप डायरेक्ट में स्विच कर सकते हैं। काफ़ी बड़ी कॉस्ट सेविंग भी है आपको यहाँ पर। तो लार्ज कैप कैटेगरी में आप निपॉन लार्ज कैप में अपने पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कर सकते हैं। और आपके पास में एक मोतीलाल ओसवाल का निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है, जो बहुत अच्छा चुनाव है, उसे भी आप कंटिन्यू करिए। हालांकि ये टोटल मार्केट कैप है, बट ये दोनों फंड आपके काफ़ी अच्छे हैं। उसके बाद मिड कैप में एचडीएफसी मिड कैप फंड, आई थिंक एक ही फंड काफ़ी है। अगर आप चाहें तो एक एक्स्ट्रा फंड कभी रख सकते हैं, बट अदरवाइज दिस वन फंड इज़ वेरी गुड इनफ। आप इसी के अंदर में अपने एसआईपी को कंसोलिडेट कर सकते हैं। मिराय एसेट लार्ज एंड मिड इज़ अ वेरी गुड चॉइस लार्ज एंड मिड कैप का, वहाँ पर आप कंसोलिडेट करिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को आप बनाए रखिए अपने पोर्टफोलियो में। तो ये तो हो गए आपके सारे बड़े फंड जिन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं और इनके अंदर में आप कंसोलिडेट कर सकते हैं। एचडीएफसी डिफेंस फंड जो आपका है, बहुत शानदार प्रदर्शन रहा है, सेक्टोरल है, बट इसे आप चाहें तो कंटिन्यू कर सकते हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हालांकि वैल्यूएशंस बहुत अग्रेसिव है।
इसके अलावा जितने भी आपके सेक्टोरल फंड्स हैं उन्हें मैं कहूँगा कि आप कंसोलिडेट कर दीजिए। HDFC बैलेंस एडवांटेज एक थोड़ा सा मोर कंजर्वेटिव चॉइस है, बट इसे भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो 5-6 फंड्स थे जिन्हें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उनके नाम मैंने आपको बता दिए। अब आप इनमें कंसोलिडेट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि कंसोलिडेशन के बाद कोई कैटेगरी छूट गई है, जैसे शायद स्मॉल कैप थोड़ा सा रह जाएगा, तो वहां पर आप किसी अच्छे एक एक्टिव स्मॉल कैप फंड का चुनाव अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। बट अदरवाइज इनको आप सबको थोड़ा सा कंसोल और अमाउंट्स को जितना हो सके इक्वली प्रोपोर्शनेट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करिए। अगर 10,000 कर रहे हैं तो आप 57,000 रुपए की SIP कर रहे हैं, तो 5 फंड में 10,000 और एक फंड में 7,000 रुपए की SIP कर आप उतना ही कर सकते हैं। बस उतना बहुत होगा, उसे बहुत ज्यादा स्प्रेड मत करिए। ओके ओके, थैंक यू मोहित, इलैबोरेट तरीके में इनकी मदद करने के लिए और प्रिसाइज इनको हेल्प करने के लिए कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। ब्रेक में जाते जाते आप देखेंगे वो फंड्स अपनी स्क्रीन्स पर जो कि मोहित ने सजेस्ट किए हैं, और मोहित के इन फंड्स की चॉइसेस के साथ आप अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये एक कंप्लीट पैकेज है, इन फंड्स के साथ आप निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, फिर नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। इसी के साथ यौम मनी में इतना ही। नमस्कार।